हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे एसएससी जेई लास्ट 90 डेज क्रैश कोर्स में, जिसमें हम टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल दोनों ही सब्जेक्ट्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को, प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। और इसी के साथ साथ हम पढ़ेंगे कि हमारा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। ठीक है, जितने भी हाइड्रोस्टैटिक फोर्स से रिलेटेड जितने भी फार्मूलाज हैं, ठीक है, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो सेंटर ऑफ प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप मेक श्योर करें कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें, जिससे कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। और अगर बात करूँ इससे पहले, तो इससे पहले हमने कल ही फ्लूइड मैकेनिक्स को शुरू। फ्लूइड मैकेनिक्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड को मैंने कल ही कंप्लीट करा दिया था। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, उस लेक्चर को कंप्लीट नहीं किया है, तो पहले आप मेक श्योर करें कि आप उस वीडियो को क्लियर कर लें, उस लेक्चर को कंप्लीट कर लें, जिससे कि आगे चल के जो भी टॉपिक्स आएंगी उनको समझने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा प्रेशर होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा प्रेशर होता क्या है। तो नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया बाय फ्लूइड इज कॉल्ड प्रेशर एंड इट्स अ स्केलर यूनिट। ठीक है, मतलब कि जो हमारा फ्लूइड है ना, ऑब्वियसली क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम बेसिकली फ्लूइड्स की ही बात करेंगे। तो जब भी किसी फ्लूइड के द्वारा, ठीक है, जब किसी फ्लूइड के द्वारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोई फ्लूइड, कोई कंटेनर है जिसमें फ्लूइड रखा गया है कोई। तो अगर किसी फ्लूइड के द्वारा पर यूनिट एरिया में कितना फोर्स लगाया जाता है, पर यूनिट एरिया में फोर्स अपॉन एरिया, पर यूनिट एरिया जो हमारा जितना फोर्स लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रेशर कहते हैं। ठीक है, और ये एक क्या बोलते हैं, स्केलर यूनिट होता है। ठीक है, ये एक स्केलर यूनिट होता है, मतलब ये कि इसका मैग्नीट्यूड तो होता है बट इसका डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, तो उसे हम स्केलर यूनिट कहते हैं। इसके बाद ये तो हमने बात कर ली प्रेशर की। अब देखिए एक चीज़ होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, आपने नाम सुना होगा, ऑब्वियसली आप जानते भी होंगे कि जो प्रेशर हमारे एटमॉस्फेयर के द्वारा हम पे लगाया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसे जो है हम बैरोमीटर के थ्रू जो है नापते हैं। ठीक है, इसे हम बैरोमीटर के थ्रू नापते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत सारे क्वेश्चंस में बस यही चीज़ पूछ ली जाती है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय, तो बैरोमीटर। उसके बाद अगर हम बात करें तो मीन सी लेवल पे, ठीक है, हमारे मीन सी लेवल पे जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू मिलता है वो कितना मिलता है, वो मिलता है 1 बार। ठीक है, या फिर आप इसे कहते हैं कितना, 1 एटीएम कहते हैं। इसे ही हम कितना कहते हैं, 1 एटीएम कहते हैं। और इस 1 एटीएम की जो वैल्यू होती है ना मेरे भाई, वो इक्वल्स टू होती है 101.32 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 101 यानी कि 101.325 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हमारा वैल्यू होता है किसका, 1 एटीएम का। और इसे अगर हम चाहें तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इसे अगर हम पास्कल में चेंज करना चाहें, ऑब्वियसली आपको पता होगा कि जो हमारा प्रेशर होता है उसका यूनिट पास्कल होता है। पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर हम उसको इस मतलब यूनिट में चेंज करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल्स जो होता है हमारा 1 एटीएम का वैल्यू होता है। ठीक है, और अगर कहीं पे आपको बोलता है कि बताइए कि बार का वैल्यू क्या होता है, तो बार इज इक्वल्स टू होता है 1 बार इज इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल्स। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें हेड में, ठीक है, ऑब्वियसली आगे चल के आपको पता चलेगा कि हेड जो पॉइंट है ना, जो ये मैंने टर्म यूज़ किया है हेड, ये क्या कहते हैं इसे। तो अगर यहाँ पे आप बस समझने की कोशिश करें तो अगर मरकरी की बात करें ना, तो मरकरी के टर्म्स में, मरकरी के हेड में अगर बात करें तो 760 mm। और अगर हम वाटर के टर्म्स में बात करें, वाटर के हेड की बात करें तो 10.3 मीटर की हेड हमें मिलती है क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के थ्रू। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉर्मूला की। तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि P इज इक्वल्स टू रो जी एच, वेयर रो इज योर डेंसिटी, G इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड H इज हेड, यानी कि जितना हमारा पानी है जिस भी सरफेस का, मतलब अगर हमें इस पॉइंट पे, इस प्लेन पे हमें निकालना है कि हमारे इस प्लेन पे कितना प्रेशर लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जितना हमें क्या मिल रहा है, जितना हमें डेप्थ ऑफ वाटर मिल रहा है उसे ही हम यहाँ पे H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो H है ना, अगर हम चाहें तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि P इक्वल टू रो जी एच होता है। अब इस H को यहीं पे रख के हम P बाई रो जी कर देंगे, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम प्रेशर हेड कहते हैं। ठीक है, और बेसिकली जो हमारे प्रेशर होता है ना, उसे हम हेड के टर्म्स में ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आगे चल के हम जितने भी प्रेशर को रिप्रेजेंट करेंगे ना, जो भी हमारा प्रेशर रिप्रेजेंट होगा इंजीनियरिंग में, किसी भी इंजीनियरिंग अगर आप इम्प्लीमेंटेशन में बात करेंगे किसी भी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में, तो वहाँ पे जब आप प्रेशर को ये करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसे आप किस टर्म में यूज़ करेंगे, किस यूनिट में, हेड की यूनिट में जो है रिप्रेजेंट करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद हम जान लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक ग्राफ बनाया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ग्राफ शो किया है। इसमें मैंने क्या किया है, आप देखिए, ये एक, अब ये जो है ये एक लाइन है, ये एक क्या है,
डेटम लाइन है, अगर मैं सही बताऊं तो ये एक डेटम लाइन है जिसकी वैल्यू कितनी है, 0 है, जिसे आप एब्सोलूट जीरो प्रेशर भी कहते हैं या फिर एब्सोलूट जीरो भी कह सकते हैं। और इससे कुछ ऊपर मतलब कितना, इसके ऊपर कुछ ऊपर मतलब कि 1.01325, ठीक है, इंटू 10⁵ पास्कल, या फिर आप कह सकते हैं कि 1.01325 बार ऊपर, ठीक है। इस जीरो से इतना दूरी ऊपर एक और लेवल है हमारा जिसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है, इसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो ये 2 लेवल्स हैं और इसके थ्रू हम बता सकते हैं कि हमारा कौन सा प्रेशर जो है क्या कहलाएगा। आपका प्रेशर ऑब्वियसली 3 तरह का होता है। बेसिकली जो हमारे प्रेशर होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर, एक होता है गेज प्रेशर और एक होता है वैक्यूम प्रेशर, ठीक है। 3 तरह के प्रेशर होते हैं। तो गेज प्रेशर क्या होता है, अगर हम बात करें, गेज प्रेशर नहीं, हम सबसे पहले एब्सोल्यूट प्रेशर की बात करते हैं। तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, तो जिस प्रेशर को आप डेटम जीरो से, ठीक है, मतलब एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर से मेजर करना शुरू करते हैं उसे हम एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं। और अगर हम बात करें गेज प्रेशर की, तो वो प्रेशर, ठीक है, वो प्रेशर जिसके मेजरमेंट में हमने डेटम किसको लिया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लिया है, ठीक है। यानी कि वो प्रेशर जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर से नाप रहे हैं, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर नाप रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, गेज प्रेशर कहते हैं। और अगर हम बात करें वैक्यूम प्रेशर की, तो ये आप कह सकते हैं कि ये निगेटिव गेज प्रेशर होता है। क्या होता है, ये निगेटिव गेज प्रेशर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, वैक्यूम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूलाज भी इससे रिलेटेड दी गई हैं कि पी एब्सोल्यूट इज इक्वल्स टू पी एटीएम प्लस पी गेज। देख सकते हैं आप यहाँ पे, अगर हम बात करें पी एब्सोल्यूट की, तो पी एटीएम जितना है वो और प्लस पी गेज, अगर इन दोनों को मिला दे तो हमें पी एब्सोल्यूट मिल जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें पी वैक्यूम की, तो पी एटीएम माइनस पी एब्सोल्यूट, ठीक है। अगर हम पी एटीएम माइनस पी एब्सोल्यूट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा क्या बोलते हैं, पी वैक्यूम मिल जाएगा। अगर ये कोई पॉइंट है और ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो अगर हम इसे एटीएम में से अपना एब्सोल्यूट घटा दें तो हमें जो है हमारा पी वैक्यूम मिल जाएगा। तो इस क्या बोलते हैं, जो भी फार्मूला है ये जो फार्मूला है वो पी वैक्यूम को रिप्रेजेंट करता है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक जो ये चीज़ें हैं वो समझ में आ गई होंगी। और अगर किसी भी तरह का आपको डाउट रहता है इस लेक्चर से रिलेटेड या फिर किसी अदर लेक्चर से रिलेटेड, तो उसे आप जो है कमेंट कर सकते हैं, जिसके थ्रू जो है मैं उसे क्लियर कर सकूं, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं पास्कल्स लॉ को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। पास्कल्स लॉ क्या कहता है, तो ये कहता है कि जो फ्लूइड है ना, जो हमारा फ्लूइड है रेस्ट में, ठीक है, यानी कि हमारा जो स्टैटिक फ्लूइड है, फ्लूइड एट रेस्ट, उसमें क्या होता है ना, उसमें किसी पॉइंट या फिर किसी प्लेन पे, जो प्रेशर होता है, ठीक है, जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, सभी डायरेक्शंस में क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। किसी प्लेन पे या फिर किसी पॉइंट में अगर हमारा कोई फ्लूइड है वो स्टैटिक कंडीशन में, तो उस फ्लूइड में, जो हमारे स्टैटिक कंडीशन में, उस फ्लूइड में किसी पॉइंट पे या फिर किसी प्लेन पे, ठीक है, किसी पॉइंट पे या फिर किसी प्लेन में जो चारों तरफ का जो प्रेशर होता है, ठीक है, प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन इज इक्वल, ठीक है, मतलब चारों तरफ का जो प्रेशर होता है क्या होता है, इक्वल होता है। और साथ ही साथ उस प्लेन पे जो लगने वाला प्रेशर का मैग्नीट्यूड है ना, वो उस लेवल के ऊपर जितना डेप्थ ऑफ वाटर है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये बात कही थी हमारे किसने, पास्कल ने। एज पर पास्कल्स लॉ, फ्लूइड एट रेस्ट, द प्रेशर ऑन अ पॉइंट और प्लेन ओनली डिपेंड्स ऑन हाइट ऑफ और डेप्थ ऑफ लिम्ब मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि कितना ऊपर पानी है, ठीक है, डेप्थ ऑफ लिम्ब, और प्रेशर इन अ प्लेन और सरफेस और पॉइंट इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोस्टेटिक लॉ को, जिसे हम पास्कल का तीसरा नियम भी कहते हैं, ठीक है, इसे हम पास्कल्स थर्ड लॉ भी कहते हैं। और ये क्या होता है, हाइड्रोस्टेटिक लॉ क्या होता है, ये वही बात बताता है कि जो हमारा प्रेशर है ना, प्रेशर है अगर हमारे किसी फ्लूइड में, तो वो इंडिपेंडेंट होता है हमारे शेप ऑफ कंटेनर के। जो हमारा कंटेनर है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 तरह का कंटेनर बना के रखा गया है। यहाँ पे जो हमारा प्रेशर लगेगा ना, यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर हम बात करें, ठीक है, इस पॉइंट पे अगर हम बात करें, तो इस पॉइंट पे ये नहीं मैटर करता कि ये जो आपका क्रॉस सेक्शन है, या फिर जो आपका शेप है इस कंटेनर का वो कैसा है, इस पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता आपका प्रेशर। आपका प्रेशर सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है आपके वर्टिकल हाइट पे, या फिर आप कह सकते हैं कि डेप्थ ऑफ लिम्ब पे। ये कितना, ये ऊपर हमें कितना लिम्ब मिल रहा है, ये एच कितना डिस्टेंस है, बस हमें इस पे मतलब डिपेंड करता है हमारा प्रेशर, ठीक है। ये बिल्कुल नहीं मेजर करता कि ये आपका मतलब किस तरह से क्रॉस सेक्शन है, फिर किस तरह से शेप है कंटेनर का, ठीक है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर इनकी हाइट सेम है ना मेरे भाई, ठीक है, तो यहाँ पे इस लेवल पे जो आपका प्रेशर मिलेगा ना, वो सब पे कितना मिलेगा, रो जी एच यानी इक्वल ही मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरह से हम मेजरमेंट करते हैं अपने प्रेशर को, ठीक है।
तो जो प्रेशर होता है ना मेरे भाई, जो प्रेशर होता है उसे हम मेज़र कर सकते हैं दो तरह से। एक होता है मैनोमीटर और एक होता है मैकेनिकल गेज, ठीक है। तो मैनोमीटर क्या होता है, तो ये एक ऐसा मैनुअल ये होता है, मैनुअल डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जिसके थ्रू हम मेज़र करते हैं प्रेशर को। और जो मैकेनिकल गेज होता है वो आप कह सकते हैं कि एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू जो है हम लोग जो भी हमारा प्रेशर है उसे मेज़र करते हैं। और इनकी अगर प्रिंसिपल की बात करें कि ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, किस प्रिंसिपल को आधार मानकर इस पे हम काम करते हैं, तो यहाँ पे देखिए, इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग अ कॉलम ऑफ फ्लूइड बाय द सेम और अदर कॉलम्स। यानी कि इसमें क्या करते हैं ना, इसमें जो है जो हमारा प्रेशर रहता है ना उसे हम कॉलम के थ्रू, ठीक है, अब मैं आगे आपको बताऊंगा तो ये आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आप देखें तो इनमें जो मैनोमीटर जो होता है ना, यहाँ पे आप ड्राइंग भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये कोई पीजोमीटर है लेकिन ये भी एक मैनोमीटर है, तो इसको समझ सकते हैं कि कोई मैनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो इस आधार पे बेस्ड होता है, जो इस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है कि जो हमारा ये प्रेशर है ना, जो इस पॉइंट पे हमारा प्रेशर है, अगर आपको निकालना है किसी पॉइंट पे प्रेशर, तो ये प्रेशर जो है ना ये किसके द्वारा काउंटर किया जाता है, ये जो है इस लिम्ब के हाइट के द्वारा, जो है इस लिम्ब के द्वारा, इस लिम्ब पे कितना, इस लिम्ब मतलब आप समझ रहे हैं ना, लिम्ब मतलब होता है कि आप कह सकते हैं कोई लेग या फिर कोई भी तरह का एक क्या बोलते हैं कंपोनेंट कह सकते हैं, एक पार्ट कह सकते हैं, ठीक है, पार्ट ऑफ द क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है, पीजोमीटर का ये जो पार्ट है ना, इसके थ्रू जो है हम इस प्रेशर को काउंटर कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो प्रेशर है ना उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से जो है हमारा ये पानी इतना ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इस पानी का क्योंकि इतना ही ऊपर जा पा रहा है, तो इस मतलब कि इस मतलब इतना जितना पानी यहाँ पे पहुँच गया है उतना जो है प्रेशर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ का जो प्रेशर है वो इस लिम्ब के द्वारा, यानी कि इतने हाइट ऑफ वाटर के द्वारा जो है, यहाँ पे अगर हम वाटर की बात करें तो जो इतना हाइट ऑफ वाटर है इसके थ्रू जो है ये काउंटर किया जा रहा है। तो बस इसी आधार पे जो है हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। यानी कि अगर आप कहें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे आपका कितना ये है, कितना क्या बोलते हैं प्रेशर है, तो वो है हमारा ρg(h) के बराबर है, ठीक है। तो वो चीज़ थी, वो बात यहाँ पे की गई थी कि बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग अ कॉलम ऑफ फ्लूइड बाय द सेम और अदर कॉलम, ठीक है। और बात करेगा मैकेनिकल गेज की, तो इसमें क्या होता है, तो ये जो है एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि डिफ्लेक्टिंग नीडल्स के साथ होता है। आपने देखा होगा कि जब भी हम क्या बोलते हैं हमारे किसी भी व्हीकल के टायर में हवा भराने जाते हैं, क्योंकि हवा भी एक फ्लूइड है, तो उसमें आपने देखा हो कि वो एक कुछ क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट डिवाइस लेके आता है, ठीक है। जो आपका हवा भरने वाला भैया होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट कोई एक डिवाइस लेके आता है, कुछ इस तरह का होता है वो डिवाइस, ठीक है, कुछ ऐसे सर्कुलर करके इस तरह से उसमें बेसिकली मैं बताऊँ तो बोर्डन गेज प्रेशर होता है, ठीक है। इस तरह से करके कोई एक डिवाइस होता है जिसमें इस तरह से एक निडल बनी होती है, और इसे वो क्या करते हैं, उसे हमारे टायर से ये जॉइंट करते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे जो हमारा टायर में जो एयर है ना वो क्या करता है, वो इसमें भी फ्लो होने लगता है, और इसमें जितना प्रेशर होता है आपके टायर में वो आके यहाँ पे क्या करता है, इस नीडल को डिफ्लेक्ट करता है, जिसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि हमें यहाँ पे और प्रेशर की ज़रूरत है या नहीं है, और उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, हवा को फिल करते हैं, ठीक है। तो ये बात कर ली हमने दोनों के बारे में। अब देखिए जो आपको मैनोमीटर होता है ना वो भी दो तरह से बटा होता है, ठीक है। एक होता है सिंपल मैनोमीटर और एक होता है डिफरेंशियल मैनोमीटर, ठीक है। तो सिंपल मैनोमीटर क्या होता है, तो इसमें ना सिर्फ हम एक प्रेशर की, मतलब कि सिर्फ एक पॉइंट की प्रेशर को जो है मेज़र करते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम एक पॉइंट के प्रेशर को जो है मेज़र करते हैं। और अगर हम बात करें डिफरेंशियल मैनोमीटर की ना, तो इसमें हम दो पॉइंट्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस कितना है, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम दो पॉइंट्स के बीच में कितना प्रेशर डिफरेंस है उसे मेज़र करते हैं, ठीक है। बात करूँ अगर कुछ मतलब कुछ और मतलब इसकी मतलब सिंपल मैनोमीटर के टाइप्स की, तो देखिए सिंपल मैनोमीटर में बेसिकली ये तीन टाइप्स होते हैं, यूट्यूब मैनोमीटर, सिंगल कॉलम मैनोमीटर और पीजोमीटर। और अगर बात करें डिफरेंशियल मैनोमीटर की, तो इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर और माइक्रो मैनोमीटर, ठीक है। ये हो गए उसके टाइप्स। अब देखिए हम एक एक टाइप की अगर बात करें, बेसिकली इससे एज सच इतने ज़्यादा तो पॉइंट्स नहीं बनते, बेसिकली अभी तक जो मैंने चीज़ आपको बताई वहीं तक ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, बट अब इनसे भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन आने लगे हैं प्रॉपर्टी पे, या फिर कहीं ना कहीं किसी कोने से उठा ले रहा है। तो ज़रूरी है कि आप इन सब चीज़ों को भी जान के रखें, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो सबको ही पढ़ के जाता है। अगर आप कुछ स्पेशल नहीं पढ़ के जाएंगे तो आप कैसे कहेंगे, आप अलग मतलब दूसरे बच्चों से आप अलग कैसे कहेंगे, आप कैसे सिलेक्शन को गारंटीड करेंगे। अगर आप कुछ स्पेशल पढ़ोगे नहीं तो आप अदर बच्चों से जो है अलग कैसे कहलाएंगे। तो सिलेक्शन लेने के लिए आपको कुछ और चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा भी करना होगा। तो ये सब जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं ना वो कुछ एक्स्ट्रा है जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि अब आउट ऑफ सिलेबस आप पढ़ के जा रहे हो, कह रहे हो कि मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, ये नहीं। सिलेबस के अंडर में कुछ एक्स्ट्रा पढ़िए, कुछ ऐसा पढ़िए जो कि क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता हो और उनको आप अटेम्प्ट करके आओ, ठीक है।
अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हम पीज़ोमीटर की अगर बात करें, ठीक है? अगर हम बात करें हमारे पीज़ोमीटर की, तो पीज़ोमीटर जो है मैनोमीटर का एक सबसे सिंपल सा क्या कहते हैं आप फॉर्म होता है, ठीक है? सबसे सिंपल फॉर्म अगर हम बात करें सबसे सिंपल फॉर्म का मैनोमीटर, तो वो है हमारा पीज़ोमीटर, ठीक है? इसमें एक बेसिकली हम कहें तो एक जो है ट्यूब होता है, ठीक है? एक ट्यूब होता है जिसे हम क्या करते हैं इंसर्ट कर देते हैं जहाँ भी हमें जो है प्रेशर जो है वो मेज़र करना होता है। जहाँ भी हमें प्रेशर मेजर करना होता है वहाँ पे हम बस अपने इस ट्यूब को क्या करते हैं इंसर्ट कर देते हैं। उससे होता क्या है, जिस भी पॉइंट पे आप इसे इंसर्ट करेंगे वहाँ पे जितना प्रेशर होगा ना, उस प्रेशर के अकॉर्डिंगली इस ट्यूब में क्या होगा, फ्लूइड भर जाएगा, ठीक है? उस अकॉर्डिंगली फ्लूइड भर जाएगा और जितना भरेगा अगर उस कॉलम का हम हाइट निकाल कर उसे हम रो जी एच कर दें, ठीक है? उसे हम रो जी एच कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि इस पॉइंट पे हमारा जो है कितना क्या है क्या बोलते हैं ये है प्रेशर है, ठीक है? तो आपको पता चल जाएगा। तो P इक्वल्स टू रो जी एच। अगर हम बात करें यहाँ पे इस ट्यूब के डाया की, तो ये 10 mm से ज़्यादा ही होना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कहीं ना कहीं अगर आप इससे छोटा अगर आप डाया लेंगे तो वहाँ पे सरफेस टेंशन यानी कि कैपिलरी राइज हो जाएगा। सरफेस टेंशन की वजह से कैपिलरी राइज या फिर कैपिलरी फॉल देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका हेड नापने में आपसे गलती हो सकती है। वहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं मिस्टेक के और कहीं ना कहीं आपको जो है इनएक्यूरेट वैल्यू मिलता है प्रेशर का। तो इसलिए आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो ट्यूब हो क्या हो 10 mm से ज़्यादा हो, जिससे कि वहाँ पे सरफेस टेंशन का कम से कम प्रभाव पड़े और कैपिलरी राइज भी कम से कम हो। और इसके बारे में हमने कल ही बात की थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप पिछले लेक्चर्स को देख लेंगे तो आपको ये सब चीज़ें समझने में आसानी होगी। इसके बाद देखिए नॉट सुटेबल फॉर वेरी लार्ज प्रेशर एज इट नीड्स लॉन्गर लिम्ब कॉलम, ठीक है? यानी कि ये जो है बेसिकली जो स्मॉल या फिर जो मीडियम लेवल के जो ये होते हैं प्रेशर होते हैं उन्हें ही नापने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम इसे ज़्यादा हाई वैल्यू ऑफ प्रेशर को नापने के लिए मेजर करेंगे यूज़ करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ये जो कॉलम का हेड है ना, क्योंकि ऑब्वियसली हाई प्रेशर है तो ये जो वाटर होगा वो ज़्यादा ऊपर तक उठेगा, है ना? ज़्यादा ऊपर तक जाएगा। तो जितना ऊपर जाएगा उतना ऊपर हमें ऑब्वियसली हमारे कॉलम चाहिए होंगे, उतना ही ऊपर तो ये पाइप चाहिए होगा, तभी तो आप इसे नाप पाएंगे, नहीं तो ये पानी बाहर आ जाएगा। तो इसके लिए जो है कहीं ना कहीं हमें एक बड़ा और मतलब बड़ा लिम्ब या फिर बड़ा कॉलम की ज़रूरत पड़ती है, तो जो कि एक तरह से अनकंफर्टेबल बन जाता है हमारे लिए। तो इसलिए जो है इसे हम बेसिकली लार्ज प्रेशर के लिए यूज़ नहीं करते, इसे जो है हम बेसिकली स्मॉल या फिर स्मॉल और पॉजिटिव प्रेशर के लिए यूज़ करते हैं, स्मॉल और पॉजिटिव प्रेशर के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं यूट्यूब मैनोमीटर की, ठीक है? ये देखिए, ये एक यूट्यूब मैनोमीटर है आपका, जो मैंने यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट किया है। ये कोई एक पाइप है जिसमें से पानी फ्लो हो रहा था। देखिए यहाँ पे एक यूट्यूब मैनोमीटर में एक खासियत होती है ना कि इसमें जो है एक मैनोमेट्रिक फ्लूइड होता है। इसमें एक अलग से फ्लूइड होता है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड जिसे हम कहते हैं, ठीक है? ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड मालूम है क्या करता है? ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड जो है वो इस प्रेशर को क्या बोलते हैं, इस प्रेशर को, अब इसमें यही फ़ायदा है कि इसे हम लार्ज प्रेशर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमने मैनोमेट्रिक फ्लूइड यूज़ किया है। ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड क्या करता है, अगर देखिए ये जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिसको हम जान लें तो इसे समझने में आसानी होगी। वो क्या है, तो देखिए सबसे पहले तो इसकी जो वेपर प्रेशर होती है वो बहुत लो होती है, वेपर प्रेशर लो होती है। साथ ही साथ डेंसिटी बहुत हाई होती है, बहुत हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। इमिसिबल होता है हमारे अदर फ्लूइड से, ठीक है? कैसा होता है? इमिसिबल होता है, यानी कि घुलता मिलता नहीं है। और यूजुअली जो है मरकरी हम यूज़ करते हैं, ठीक है? तो अगर हम इस यूट्यूब मैनोमीटर में यहाँ पे मरकरी यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे अगर हमें पानी का ये करना है, प्रेशर जो है वो मेज़र करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर यहाँ पे हम इसको पाइप से जॉइंट कर रहे हैं, पाइप में इंसर्ट कर रहे हैं, तो आपका पानी यहाँ से बहते हुए आएगा और आके प्रेशर को ऐसे क्या करेगा, इस मर्क्यूरी को जो है डिफ्लेक्ट करेगा, आगे बढ़ाएगा, ठीक है? आगे बढ़ाएगा ना। लेकिन क्योंकि इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो बहुत हाई है, तो इसलिए जहाँ पे अगर हम इसको नहीं यूज़ करते हैं तो जहाँ पे ये हमें ज़्यादा डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है वहाँ पे ये हमें अब कम देखने को मिलेगा। यानी कि अब हमें कम कॉलम का यूज़ करना पड़ेगा। कम मतलब अगर हमारा छोटा कॉलम भी रहेगा, हमारा अगर छोटा लिम्ब भी रहेगा, स्मॉल लिम्ब भी रहेगा, ये स्मॉल लिम्ब भी रहेगा, तब भी हम क्या कर सकते हैं, तब भी हम इस बड़े-बड़े प्रेशर्स को मेज़र कर सकते हैं, ठीक है? बड़े-बड़े प्रेशर को हम मेज़र कर सकते हैं इस एच के हेल्प से। बस हमें यहाँ पे क्या होगा, बस हमारा जो यहाँ पे मतलब रो जी एच का जो वैल्यू हम यहाँ पे लगा रहे हैं, बस यहाँ पे रो जो है किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, मैनोमेट्रिक फ्लूइड का हो जाएगा, ठीक है? और इसे जो हम है पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव, ठीक है? पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव दोनों ही फ्लूइड्स के लिए जो है हम लोग मेज़र कर सकते हैं। ऐसा क्यों? अब देखिए पॉजिटिव तो समझ में आ रहा है कि ऐसे आ रहा है तो पॉजिटिव, नेगेटिव कैसे पता चलेगा? तो देखिए क्या होगा, नेगेटिव में ना जब अगर आपका इसमें इस पाइप में नेगेटिव प्रेशर है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे देखिए अगर नेगेटिव प्रेशर है तो ऑब्वियसली ये जो फ्लूइड होगा ना, ये जो मरकरी क्या बोलते हैं मरकरी है या फिर मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, वो कहीं ना कहीं बाहर की तरफ न जाके अंदर की तरफ आएगा, ठीक है? अंदर की तरफ आएगा तो हम उसके थ्रू पता कर सकते हैं, उसके थ्रू हम पता कर सकते हैं ये कितना हेड हमारा अंदर गया है और उसके थ्रू हम बता सकते हैं कि इतना हेड जो है हमारा वैक्यूम जो है प्रेशर है, ठीक है? तो इस तरह से हम यूट्यूब मैनोमीटर के हेल्प से पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव दोनों ही प्रेशर्स को मेज़र कर पाते हैं, ठीक है?
अब हम बात करते हैं मैनोमेट्रिक फ्लूइड के बारे में। मैंने बताया आपको कि मैनोमेट्रिक फ्लूइड के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, जो कि है लो वेपर प्रेशर। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि अगर आपका वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर की एक क्रिटिकल वैल्यू होती है ना। वेपर प्रेशर की एक क्रिटिकल वैल्यू होती है जिसके नीचे अगर आपका वेपर प्रेशर गया तो आपका जो फ्लूइड होता है वो क्या हो जाता है, जो आपका फ्लूइड होता है वो कहीं ना कहीं वेपराइज हो जाता है, और वहाँ पे हमारे कैविटेशन जो फेनोमेना होता है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था वो अकार हो जाता है। तो वो चीज़ ना हो इसलिए यहाँ पे हम मेक श्योर करते हैं कि हमारा जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है उसका वेपर प्रेशर बहुत लो हो, जिससे कि जो है उस क्रिटिकल वैल्यू तक हम नहीं पहुँच पाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेक श्योर करते हैं कि हमारा जो वेपर प्रेशर वो कैसा है, लो है, डेंसिटी अच्छी खासी है, हाई है, और ये जो है इमिसिबल है। जैसे कि मरकरी आप जानते हैं वाटर या फिर बहुत सारे फ्लूइड से इमिसिबल होता है, ग्लास से भी इमिसिबल होता है, ग्लास पे भी मतलब कुछ भी छोड़ गीला नहीं करता ग्लास को। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है हम बात करते हैं मैनोमेट्रिक फ्लूइड प्रॉपर्टी के बारे में, और इससे काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, तो इस पर आप ध्यान जरूर से दीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं इंक्लाइंड मैनोमीटर की। ठीक है, इंक्लाइंड मैनोमीटर, तो ये एक ऐसा मैनोमीटर होता है ना। अब देखिए बहुत सारे ऐसे भी प्रेशर होते हैं जो क्या होते हैं बहुत कम देखने को मिलते हैं, मतलब उनकी वैल्यू बहुत कम होती है। ठीक है, अब ऐसा प्रेशर है जिसकी वैल्यू बहुत कम है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे है, वहाँ पे अगर आप पीजोमीटर या फिर क्या बोलते हैं यूट्यूब मैनोमीटर यूज़ करेंगे, पीजोमीटर में ही अगर बहुत कम डिफ्लेक्शन मिल रहा है जिसे आप मेज़र करने योग्य नहीं पा रहे हैं, ठीक है, मेज़र नहीं कर पा रहे हैं, या फिर तो यूट्यूब मैनोमीटर में तो और कम मिलेगा। तो उन दोनों में अगर आप नहीं इसे मेज़र कर पा रहे हैं, जो आपको एच मतलब जो आपको अलग से यहाँ पे डिफ्लेक्शन दिख रहा है वो बहुत कम है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमारा जो ये लिम्ब है ना, हमारी जो लिम्ब है, कॉलम जो है, उसे हम इंक्लाइन कर देते हैं। ठीक है, उसे हम इंक्लाइन कर देते हैं। इससे होता क्या है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है, हमने अभी भी बात की कि शेप से जो है ये नहीं पड़ता, शेप से डिपेंड नहीं पड़ता, शेप से किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ता हमारे कॉलम के हेड पे। ठीक है, हमारे प्रेशर के हेड पे वो जो है इस पे मतलब ये करता है, वर्टिकल डिस्टेंस पे जो है डिपेंड करता है, वो वर्टिकल डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो ये जो होगा इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से जो है इसे अगर आप थीटा वैल्यू से इंक्लाइंड कर दें तो कहीं ना कहीं आप इसके क्योंकि इसको भाई इतना ऊपर जाना पड़ेगा, वर्टिकल डिस्टेंस से इतना कवर करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस पे इफेक्ट पड़ता है, तो वर्टिकल डिस्टेंस इफेक्ट मतलब वर्टिकल डिस्टेंस कवर करने के लिए ये कहीं ना कहीं जो है आपको ज़्यादा डिफ्लेक्शन दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ज़्यादा रिफ्लेक्शन दिखेगा, तो आप उसे मेज़र करके, यानी कि यहाँ पे सेंसिटिविटी जो है ना वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है हमें। तो काफ़ी अच्छी सेंसिटिविटी होने की वजह से हमारा छोटा छोटा जो ये होता है, छोटा छोटा क्या बोलते हैं प्रेशर डिफरेंस होता है, उसे भी हम यहाँ पे देख पाते हैं और मेज़र करके उसे हम फाइंड आउट कर पाते हैं। ठीक है, तो इट हैव हाई सेंसिटिविटी और इंक्लाइंड लिम्ब इज प्रिफर्ड व्हेन वी नीडेड हाई सेंसिटिविटी। ठीक है, जैसा मैंने आपको समझाया वो चीज़ है। और बेसिकली अगर हमें ये एल की वैल्यू पता चल जाए तो हम ऑब्वियसली टेन थीटा का वैल्यू लगा के हम जो है एच की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो तो बहुत आसान है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, अब देखिए एक मैनोमीटर होता है डिफरेंशियल मैनोमीटर। ठीक है, अब क्या है हमारा डिफरेंशियल मैनोमीटर है। अभी तक हमने बात की कि हमें बस एक मतलब जो एक पाइप है, एक पाइप की एक पॉइंट पे हमने प्रेशर को मेजर कर लिया। अब हमें बात करना है कि एक पाइप है या फिर आप कह सकते हैं कि एक से अधिक है, दो पाइप है, एक पाइप है या फिर दो पाइप है, और हमें पता करना है कि इन दोनों पाइप में या फिर इन दोनों पॉइंट में, ठीक है, इन दोनों पॉइंट में प्रेशर का डिफरेंस कितना है। ठीक है, इन दोनों के पाइप में प्रेशर का अंतर कितना हो रहा है। ऑब्वियसली आपको पता होगा, अगर आपने थोड़ा सा भी अगर बढ़िया से पढ़ा होगा इंजीनियरिंग, तो जैसे जैसे हमारा जो है पानी आगे बढ़ता है कहीं ना कहीं जो है उसमें एनर्जी का लॉस होता है, यानी कि हेड लॉस हमें देखने को मिलता है। और हेड लॉस जो है एक, अगर हेड लॉस को हम थोड़ा सा मतलब इस टर्म में बात करें तो कहीं ना कहीं वो आपका प्रेशर हेड कहलाता है। अगर हम बात करें एच की, जो हमारा हेड लॉस है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम कह सकते हैं कि पी अपॉन रो जी, पी ए अपॉन रो जी माइनस पी बी अपॉन रो जी। ठीक है, इस फॉर्म में हम कह सकते हैं। इसे हम आगे पढ़ेंगे तो आपको मैं अच्छे तरह से और बताऊंगा, बट यहाँ पे आप इतना समझिए, जब हमारा पानी जब आगे बढ़ता है ना मेरे पाइप मतलब किसी भी पाइप में, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो है आपका हेड लॉस होता है, और हेड लॉस होता है तो वहाँ पे जो है आपका प्रेशर में क्या होगा, डिफरेंस होता है। ठीक है, तो देखिए अगर ये कोई पाइप है और ये दो पॉइंट है ए और बी, और इनके बीच में हमें क्या करना है, प्रेशर डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे यूट्यूब मैनोमीटर को इंसर्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपको पता होगा यूट्यूब मैनोमीटर में क्या होता है, एक तो आपका ये पाइप में जो फ्लूइड बह रहा है वो, और दूसरा मैनोमेट्रिक फ्लूइड। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह का डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ इस तरह का डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली क्योंकि ये ए पॉइंट पहले है, फ्लो जो है इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो ए पॉइंट में ज़्यादा प्रेशर होगा, बी पॉइंट में कम प्रेशर होगा। तो ऑब्वियसली देख रहे हैं आप यहाँ पे जो है आपका फ्लूइड जो है ऊपर की तरफ गया है, यानी कि जो एच ये है, H1 हाइट है ना, ये जो H1 हाइट, इतना प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, इतना प्रेशर यहाँ पे ए में ज़्यादा है। ठीक है, तो इसे अगर हम चाहें इस मतलब H1 को, जो कि हमारा किस टर्म में है, ये H1 जो है हमारे मरकरी के टर्म में है ना, हमारे मरकरी के टर्म में, मरकरी जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है उसके टर्म्स में बात कर रहे हैं। तो अगर इसे हम चाहें कि हम इसे पानी के हेड में यानी कि वाटर के हेड में कन्वर्ट करें, तो उसे हम किस तरह से करते हैं, तो ये जो आपका H है, मतलब कि ऑब्वियसली H1 ही आपका प्रेशर डिफरेंस है, तो उसको अगर हम वाटर के टर्म्स में ये करें, क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंट करें, तो क्या होगा, G2 अपॉन G1 माइनस 1
इंटू H1। ये H1 क्या है, तो आपका जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड में आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिला है वो है, ठीक है। H क्या है, तो H जो है आपको प्रेशर डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ वाटर। G2 क्या है, तो G2 जो है वो आपका क्या है, वो है क्या बोलते हैं मैनोमेट्रिक फ्लूइड का स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, मरकरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी। G1 क्या है, तो G1 जो है फ्लूइड जो है, जो फ्लूइड आपने पाइप में बह रहा है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इसे आप इस तरह से देख सकते हैं। फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिकली पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, ये तो बात होगी हमारे प्रेशर की, बस इतना ही सारा था प्रेशर में। प्रेशर चैप्टर की अगर हम बात करें तो हमने क्या क्या पढ़ा, अगर मैं एक बार कंक्लूड करूँ, ठीक है, कंक्लूजन दूँ आपको, तो सबसे पहले हमने जाना कि हमारा प्रेशर होता क्या है, ठीक है, हमारा प्रेशर होता क्या है। उसके बाद हमने जाना एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू के बारे में बात की। फिर हमने बात की कि हमारा कितने टाइप्स के प्रेशर होते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर के बारे में हमने बात की। उनसे रिलेटेड क्या कुछ फार्मूलाज बनते हैं उनके बारे में बात की, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने बात की पास्कल्स लॉ के बारे में, फिर हमने बात की हाइड्रोस्टैटिक लॉ के बारे में। इन सभी पॉइंट्स के बारे में बात करने के बाद हमने जाना कि हम किन इंस्ट्रूमेंट्स के हेल्प से इन प्रेशर्स को मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। मैनोमीटर क्या होता है, मैकेनिकल गेज क्या होता है, इसके बारे में जाना। उसके बाद सिंपल मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर, ये सभी चीज़ें बारे में बात की। पीजोमीटर, इन सभी जो टाइप्स हैं, पीजोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर, उनका यूज़, उनका प्रॉपर्टी, ये सब के बारे में बात किया। मैनोमेट्रिक फ्लूइड क्या होता है इसके बारे में बात किया। डिफरेंशियल मैनोमीटर, फिर क्या बोलते हैं हेड को किस तरह से हम चेंज करते हैं किसी अदर फ्लूइड के टर्म्स में, ठीक है, इसे भी हमने यहाँ पे जाना। तो ये सब बात हो गई हमारे किसकी, प्रेशर चैप्टर की। अब हम बात करते हैं किसके, अब हम बात करते हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स में बेसिकली अगर मैं बात करूं, आपको थोड़ा सा पहले से अगर ओवरव्यू दूं, तो इसमें हम बात करते हैं क्या कि अगर कोई आपका फ्लूइड है, ठीक है, अगर आपका कोई फ्लूइड है और उसमें कोई सरफेस या फिर कोई लेमिना, आई होप कि आपको लेमिना जो टर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ ये आपको पता होगा। लेमिना मतलब होता है कोई एक प्लेन सरफेस। आप अभी के लिए फिलहाल में ऐसा समझिए कि जो लेमिना होता है ना, उसका मतलब होता है एक प्लेन सरफेस। तो अगर किसी फ्लूइड में आपका क्या है, कोई एक प्लेन सरफेस जो है वो इमर्ज है, क्या है, सबमर्ज्ड है या फिर पार्शियली सबमर्ज्ड है। जरूरी नहीं है कि फुली सबमर्ज हो, पार्शियली सबमर्ज है या फिर फुली सबमर्ज है। बस अगर वाटर में है भी ना, तो उस पर जो है वाटर के हेल्प, मतलब वाटर के द्वारा उस पर जो है वाटर या फिर किसी भी फ्लूइड के द्वारा कितना प्रेशर या फिर कितना फोर्स जो है एक्सर्ट किया जा रहा है, कितना फोर्स लगाया जा रहा है, इसके बारे में हम यहाँ पे इस चैप्टर में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, व्हेन सरफेस इज सबमर्ज्ड और पार्शियली सबमर्ज्ड इन वाटर या फिर लिक्विड वर्टिकली ऑब्वियसली, अगर वर्टिकली है तभी, ठीक है, अदरवाइज अगर देखिए वर्टिकली या फिर इंक्लाइनली, अगर यहाँ पे अगर कोई क्या बोलते हैं फ्लूइड है, ठीक है, और उसमें अगर हम हॉरिजॉन्टली डाल दें तो यहाँ पे हमारा फोर्स क्या लगेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर लगेगा, और कोई मतलब फोर्स तो लगेगा नहीं, थ्रस्ट तो किसी तरह का लगेगा नहीं, ठीक है, किसी तरह का हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट तो लगना नहीं है, सिर्फ ये वर्टिकल थ्रस्ट लगेगा जिसे हम प्रेशर कहते हैं। तो इसके बारे में तो हमने पहले ही बात कर ली। तो यहाँ पे हम बात करेंगे उस हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के बारे में, ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के बारे में जब हम किसी लेमिना को या फिर जब हम किसी प्लेन सरफेस को पानी में डुबोते हैं तो, ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि सरफेस इज सबमर्ज्ड, व्हेन सरफेस इज सबमर्ज्ड और पार्शियली सबमर्ज्ड इन वाटर और लिक्विड वर्टिकली, देन द फ्लूइड एक्सर्ट्स अ फोर्स, अ हॉरिजॉन्टल फोर्स, और यू कैन कॉल इट थ्रस्ट, ठीक है, थ्रस्ट कॉल्ड टोटल प्रेशर। तो इस जो हमारा फोर्स लग रहा है, ये जो हमारा फोर्स लग रहा है जिसके बारे में हम बात करें, जिस थ्रस्ट के बारे में हम बात करें, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम टोटल प्रेशर कहते हैं, या फिर इसे आप हाइड्रोस्टैटिक फोर्स भी कह सकते हैं। और इसकी अगर हम वैल्यू की बात करें ना मेरे भाई, यहाँ पे आप एक ड्राइंग देख सकते हैं जिसके थ्रू मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि ये कोई लेमिना है, ये ए लेमिना है, ये बी लेमिना है, ये फुल्ली वर्टिकल है और ये फुल्ली इंक्लाइंड है। इस पर किस तरह से प्रेशर लगता है ये मैंने आपको शो कर दिया, ठीक है। प्रेशर मतलब थ्रस्ट, ठीक है, टोटल प्रेशर की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसका वैल्यू क्या होता है, अगर हम बात करें इसे, अगर हम न्यूमेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, तो जो एफ होता है ना आपका, जो टोटल प्रेशर होता है वो कितना होता है, एफ इज इक्वल टू रो जी ए एच बार, ठीक है, रो जी ए एच बार। ऑब्वियसली आपको भी पता होगा कि जो रो जी एच है क्या है, जो रो जी एच है वो क्या है, हमारा प्रेशर है। और हमें पता है कि प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इक्वल होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो कहीं ना कहीं अगर हमें फोर्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम प्रेशर इंटू एरिया कर देंगे तो हमें हमारा फोर्स मिल जाएगा। तो वही चीज़ हमने की है, रो जी एच इंटू ए, ठीक है। तो आप इसे कह सकते हैं रो जी ए एच बार, ठीक है। कहीं कहीं पे आप इसे देखेंगे, कहीं कहीं पे इसे आप जो है डब्ल्यू ए एच बार भी कहा जाता है या फिर डब्ल्यू ए एक्स बार लिखे होंगे। तो ऑब्वियसली चीज़ें वही हैं, डब्ल्यू मतलब यहाँ पे स्पेसिफिक वेट की बात हो रही है, जैसा मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। आई होप कि आपने वो सभी चीज़ें पढ़ी होंगी, क्योंकि वो चीज़ें जो है आगे चल के और यूज़ होने वाली हैं। क्योंकि इंजीनियरिंग एक ऐसा स्टडी है जिसमें जो है हर एक चीज़ जो है एक दूसरे से कहीं ना कहीं कोरिलेटेड होती हैं। तो आपको हर चीज़ पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आगे चल के आपको समझने में आसानी होगी। तो ये जो डब्ल्यू है वह क्या है आपका, डब्ल्यू जो है आपका स्पेसिफिक वेट है, जिसका वैल्यू क्या होता है, जिसका वैल्यू होता है रो जी, या फिर आप कह सकते हैं वेट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो वो तो चलिए, वो आपको मैंने पहले ही बता दिया है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं।
इसके बाद देखिए, इसके बाद एक पॉइंट होता है, एक टर्म होता है सेंटर ऑफ प्रेशर। अभी तक आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ा होगा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर मैं पूछूँ आपसे कि क्या होता है, तो आप सभी बताएंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है किसी भी बॉडी में जिस पे जो है उस बॉडी का टोटल फोर्स या फिर टोटल वेट जो है वो क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है। उसी तरह से जो हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर होता है ना मेरे भाई, सेंटर ऑफ प्रेशर किसी लेमिना या फिर किसी बॉडी का वो पॉइंट होता है, ठीक है, जहाँ पे जो हमारा ये टोटल फोर्स या फिर जो हमारा टोटल प्रेशर है ना, जो हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जिसके बारे में मैंने बात की, वो क्या होता है, वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ठीक है, वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है वहाँ पे। तो अगर हम बात करें इसे हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, तो ये जो आपका एच स्टार है ना, ये जो हमने मतलब इस तरह से मैंने कुछ यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है एच स्टार, ये अगर हम बात करें तो ये हमारा डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर है फ्रॉम सरफेस, ठीक है, डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर है फ्रॉम सरफेस। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसकी जो वैल्यू होती है वो किस तरह से निकालते हैं हम, तो इसकी वैल्यू हम निकालते हैं आई एक्स एक्स अपॉन ए एच बार प्लस एच बार। ये आई एक्स एक्स क्या है, तो ये है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर किसी कोई लेमिना है तो उसका एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट कितना हमारा जो है हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है वो, और ए एच बार आपको ऑब्वियसली मालूम हो गया होगा, इसमें कोई इशू नहीं है। तो एच स्टार इज इक्वल टू आई एक्स एक्स अपॉन ए एच बार प्लस एच बार। तो इससे हम निकाल सकते हैं हमारे क्या, डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर को। और यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है मेरे भाई, जो सबसे गलती होती है, इवन मुझसे भी हो जाती है, वो क्या है कि यह जो एच बार है ना, ये जो एच बार है उसे हमें कहाँ से काउंट करना है, तो इसे हमें ऑब्वियसली सरफेस से, मतलब फ्रॉम सरफेस ऑफ वाटर, सबसे ऊपर से देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने आपको ड्राइंग बना के दिखाया, ये जो आपका सरफेस है ना, यहाँ से मेजर करना है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि अगर अंदर इंक्लाइंड में, अगर मतलब जो आपका सरफेस है, जो लेमिना सरफेस है, ठीक है, जो प्लेन है, उसे आप अगर थोड़ा नीचे कर दें, इमर्ज कर दें पूरी तरह से, तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ कि हम यहीं से नाप लेते हैं सीधे, ठीक है, D/2 ले लेते हैं सीधा, हम इस चीज़ को जो है छोड़ देते हैं या फिर कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो ये चीज़ हमें नहीं भूलनी है, इस बात पे आपको पूरा तरह से ध्यान देना है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मुझे बतानी चाहिए थी आपको। उसके बाद जनरली एच स्टार लाइज बिलो एच डैश, एच बार, बट एज वी गो डीपर एच स्टार एंड एच बार कम्स क्लोज। यह कहने का मतलब क्या है, देखिए ऑब्वियसली आप इस फॉर्मूला के थ्रू ही पता कर पा रहे होंगे कि जो एच स्टार है वो कहीं ना कहीं जो है एच बार से बड़ा है, मतलब कि जो आपका एच स्टार है, सेंटर ऑफ प्रेशर है, वो कहीं ना कहीं आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे लाई करता है, ठीक है। और जैसे जैसे हम और डीपर जाते हैं, जैसे जैसे हम जो है इस गहराई को बढ़ाते जाएंगे, हमारा जो है जो सेंटर ऑफ प्रेशर और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, वो धीरे धीरे करके करीब आने लगेगा और आगे चल के काफ़ी पास जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट पूछ लिया था स्टेटमेंट में, तो बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो है, अच्छा एक चीज़ और आपको बतानी थी जो मैंने यहाँ पे ये किया है, मेंशन किया है, क्या कि यहाँ पे देखिए ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला है हमारे वर्टिकल प्लेन के लिए, जो ये सेंटर ऑफ प्रेशर के फॉर्मूला है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूं कि जो हमने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के लिए फॉर्मूला पढ़ा ना, रो जी एच बार, ये जो है किसी भी तरह से चेंज नहीं होता, चाहे आपका जो ये है लेमिना या फिर जो सरफेस है वो किस तरह से हो, चाहे वो इंक्लाइंड हो थीटा डिग्री पे, चाहे वो आपका वर्टिकल हो, इससे नो डाउट इससे किसी तरह का भी जो है इस पर ये नहीं पड़ता, इफेक्ट नहीं पड़ता, ये इस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता कि ये जो है किस तरह से है, थीटा पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। आपका बस क्या करता है, रो जी एच बार लगता है, ठीक है। अगर कोई कहेगा इंक्लाइंड लगेगा तो कितना, वर्टिकल लगेगा तो कितना, बताओ, तो भाई सेम ही लगेगा, जो आपका ये लगेगा टोटल प्रेशर लगेगा वो सेम लगने वाला है दोनों ही प्लेन्स पे। लेकिन अगर हम बात करें सेंटर ऑफ प्रेशर के ना मेरे भाई, तो ये जो है डिफ्लेक्ट होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें जो है इफेक्ट आता है अगर आपका जो लेमिना या फिर सरफेस है वो कैसा है, वो क्या बोलते हैं, इंक्लाइंड है या फिर वर्टिकल है इस पे। तो ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना, ये वर्टिकल लेमिना के लिए था, और अगर आपका जो ये है सरफेस है वो क्या हो, वो इंक्लाइंड हो, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो आपका ये फॉर्मूला है वहाँ पे इसमें साइन स्क्वायर थीटा का ये जो टर्म है ये भी एक जुड़ जाता है। तो अब क्या होता है, एच स्टार का जो वैल्यू होता है ना, वो बराबर हो जाता है किसके, आई एक्स एक्स साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एच बार प्लस एच बार, इसके बराबर हो जाता है हमारा ये क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर की वैल्यू, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने कुछ सरफेसेस के जो हमें याद होने चाहिए, ऑब्वियसली जैसा मैंने आपको बताया था, शो में भी बताया था कि कुछ ऐसे ये होते हैं, कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो डायरेक्टली हमसे पूछ ली जाती हैं। तो ऑब्वियसली वो चीज़ें जो हमें याद होनी चाहिए ताकि वहाँ पे एग्जाम हॉल में हम कहीं ना कहीं टाइम बचा पाएँ, ठीक है, टाइम बचा पाएँ, और उस टाइम को जो हम टाइम बचा रहे हैं उसे हम अदर क्वेश्चंस में यूटिलाइज कर पाएँ। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस हमें याद होनी चाहिए। तो उस कंडीशंस में यहाँ पे मैंने आपको कुछ 6 कंडीशंस बताई हैं जिन्हें आपको याद होनी चाहिए। वो क्या है देखिए, तो अगर आपका जो है एक रेक्टेंगुलर, कैसा रेक्टेंगुलर ये है सरफेस है, जो कि ये सरफेस ऑफ वाटर से, जो कि ये सरफेस ऑफ वाटर से एकदम सटा हुआ है, देख रहे हैं, मतलब जस्ट बिलो जो है सरफेस ऑफ वाटर है, ठीक है।
तो इसकी अगर क्या बोलते हैं हाइट जो है वो ए है, या फिर आप डेप्थ भी कह सकते हैं, डेप्थ ए है और विड्थ बी है। तो यहाँ पे देखिए जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा कितना होगा, ऑब्वियसली A/2 होगा, और जो सेंटर ऑफ प्रेशर होगा ना वो क्या होगा 2A/3 होगा, 2A/3 होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम बात करें ट्राइंगल की, अगर आपका ट्राइंगल कुछ इस तरह से रखा गया है कि उसका जो एपेक्स है, उसका जो सबसे ऊपरी पॉइंट है वो ऊपर है, कुछ इस तरह से अगर ट्राइंगल है, तो उसमें जो है आपको कितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिलेगा, तो ऑब्वियसली आपको पता होगा 2H/3 मिलेगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से H/3, यहाँ से 2H/3, तो ऑब्वियसली हम यहाँ से हमेशा बात करते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे H/3। और अगर हम बात करें सेंटर ऑफ प्रेशर की तो कितना मिलेगा 3H/4। अगर हम बात करें अगर यही ट्राइंगल हमारा किस तरह से हो गया, अब कुछ इस तरह से हो गया, तो हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिलेगा वो कितना मिलेगा H/3 मिलेगा। अगर हम बात करें किसकी, सेंटर ऑफ प्रेशर की, तो वो कितना हो जाएगा H/2। ठीक है, H/2। इसके बाद हम बात करते हैं अगर कोई हमारा सर्कुलर सरफेस है जो कि क्या है वाटर में इमर्ज है, तो उसमें हमारा कितना क्या बोलते हैं उस समय हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कितना होगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो आपको कहाँ पे मिलेगा, सेंटर पे ही मिलेगा, R पे, या फिर आप कह सकते हैं D/2 पे। लेकिन जो आपका सेंटर ऑफ प्रेशर होगा ना वो कहाँ पे मिलेगा, तो मिलेगा 5/4 R पे। ठीक है, कहाँ पे मिलेगा 5/4 R पे, या फिर आप इसे कह सकते हैं 1.25 R। ठीक है, 1.25 R पे मिलेगा। ठीक है, इसके बाद अगर कोई आपका सेमी सर्कुलर, कैसा है ये सेमी सर्कुलर क्या बोलते हैं सरफेस है, तो उसमें जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो कितना होगा, तो वो होगा 4R/3 पाई। और अगर हम बात करें किसकी क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर की, तो वो कितना होगा 3πr/16। ठीक है, 3πr/16। इसके बाद अगर कोई ट्रेपेजॉइडल ये है, ट्रेपेजॉइडल सरफेस है जिसका जो सबसे छोटा वाला जो साइड है वो ए है, और जो मतलब जो पैरेलल साइड्स हैं उसकी अगर बात करें तो पैरेलल साइड्स ए और बी हैं, जिनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है h है। तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो क्या होता है 2A+B/A+B इंटू H/3, ये होता है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और सेंटर ऑफ प्रेशर की अगर बात करें तो A+3B/A+2B H/2। ठीक है, तो ये होता है हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर, आप इसे याद कर लीजिएगा। बाकी मैं PDF तो आपको दूंगा ही अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो अगर अभी तक आपने उसे नहीं, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो वहाँ से भी आप जुड़ जाइएगा। और ऑब्वियसली लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ ही साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपका और मेरा जो इंटरेक्शन है वो और बेहतर हो सकता है। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा और टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे। एज सच इसे क्वेश्चंस आते नहीं हैं, तो मतलब अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो कोई मतलब ये नहीं होता, कोई किसी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ता, बट मैं बता देता हूँ आपको। तो इसे क्या है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द कर्व्ड सरफेस। ठीक है, तो जो आपका कर्व सरफेस होता है ना उसमें हम कुछ नहीं करते, ये जो अगर देख लीजिए ये कोई कर्व सरफेस है तो इसको हम प्रोजेक्टेड एरिया निकालते हैं, जैसा कि आपका प्रोजेक्टेड एरिया दिख रहा है यहाँ पे। हम जो है एच मतलब कि एक्स और वाई दोनों ही डायरेक्शन में इसका प्रोजेक्टेड एरिया निकालते हैं। जो आपका प्रोजेक्टेड एरिया निकलता है उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो है FH और FV जो है कैलकुलेट कर लेते हैं, और FH और FV कैलकुलेट करके यहाँ पे हम रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेते हैं इस हेल्प से। ठीक है, अंडर रूट में FH का स्क्वायर प्लस FV का स्क्वायर, और हमें क्या मिल जाता है, हमें जो है हमारा टोटल प्रेशर का वैल्यू मिल जाता है। ठीक है, तो ये बात कर ली हमने कर्व सरफेस की। तो ये कुछ बात की हमने आज इसके बारे में क्या बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स और सेंटर ऑफ प्रेशर के बारे में। बाकी प्रेशर के बारे में तो पढ़ा ही, प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट तो हमने पढ़ा ही। तो ये एक अच्छा खासा टॉपिक हमने आज कवर कर लिया, और आई होप कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा, और कंटेंट पसंद आ रहा हो तो ज़रूर से कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप भी इस क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं और अपने पढ़ाई को और बेहतर बना सकते हैं, अपने प्रिपरेशन को और अच्छा बना सकते हैं, और आप इस सिलेक्शन में इस SSC JEE 2024 के एग्ज़ाम में अपने सिलेक्शन को गारंटीड कर सकते हैं। तो ये था इस वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।